ये रियल लाइफ की घटना है जो मेरे दोस्त के पिता के साथ घटी थी। मेरे दोस्त का नाम रंगराजन है, उनके पिता का नाम नारायण है। ये घटना उन्होंने हमें कई बार बताई थी जब हम अपने स्कूल के दिनों में थे। विशेष रूप से कब्रिस्तानों के पास किसी भी एडवेंचर में जोखिम नहीं उठाना चाहिए, जो कि कंट्री साइड में काफ़ी आम है। वो तीरा मिरोर के एक स्कूल में पढ़ रहा था। वो एक गांव में था और वो डेली स्कूल जाता था। एक दिन उन्हें देरी हो गई और गांव और तीरा मिरोर के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर थी, जो इस फैक्ट को देखते हुए कोई बड़ी दूरी नहीं थी कि 1950 और 1960 के दशक में लोग स्कूल जाने के लिए इतनी दूरी पैदल तय करते थे। शाम भी काफ़ी हो चुकी थी और लगभग 7:30 बजे थे। वो नीचे चलने लगा। वो एक बहादुर व्यक्ति था और उसने एक शॉर्टकट चुना जिससे दूरी 2 किलोमीटर से अधिक कम हो जाती। रास्ते में एक कब्रिस्तान था और चूंकि वो दिन के समय अपने दोस्तों के साथ कई बार उस कब्रिस्तान के पास से गुजर चुका था, इसलिए वो इतना परेशान नहीं था। वास्तव में जब वो कब्रिस्तान पार कर रहा था तो उसे कोई डर या खौफ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान से दूर गांव की ओर चलने लगा, वो आसानी से नीचे नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो कुछ देर पहले ही चल रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो कि कोई चीज़ उसकी स्पीड रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा धीमे ही सही चलने लगा। अचानक उसने उसे अपने पीछे से चमेली की खुशबू आते हुए महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेडीज पायल की लगातार आवाज़ भी आ रही थी, मानो कि कोई औरत उसके पीछे आ रही हो। वहाँ से लगातार एक प्यारी लड़की की आवाज़ भी आ रही थी जो उसे पुकार रही थी, नारायण, कृपया रुकें, पीछे देखें और मेरी सुंदरता देखें। इस लड़की की आवाज़ उसे लगातार बुला रही थी और पायल की आवाज़ भी बंद नहीं हो रही थी और चमेली की खुशबू भी। पल पल उसकी चाल धीमे होती जा रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। फिर उन्होंने विष्णु सहस्रनामम का पाठ करना शुरू किया और गांव की ओर चलने लगा। हालांकि खुशबू, आवाज़ और लड़की की पुकार बंद नहीं हुई, फिर भी उसने पाया कि वह धीरे धीरे चलने के बावजूद नॉर्मल चलने के काबिल था। आमतौर पर कब्रिस्तान से गांव तक पहुंचने में लगभग 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन नारायण को गांव पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। गांव की सीमा के अंत में एक अर्ध देवता का मंदिर है जिसे सुरक्षात्मक देवता कहा जाता है, और उस मंदिर के पास जाने के बाद ही खुशबू, पायल की आवाज़ और लड़की की आवाज़ बंद हो जाती है। उसकी स्पीड भी अपनी नॉर्मल स्पीड पर आ गई थी। वो अपने घर की ओर भागने लगा और दरवाज़ा खटखटाने के बाद गिरकर बेहोश हो गया। लगभग 2 हफ्तों तक वो हाई टेम्परेचर में मुब्तला रहा और इस सदमे से बाहर आने में उन्हें कई महीने लग गए। इस घटना को नरेट करते समय आज भी कई वर्षों के बाद और हमारे बड़े होने के बाद भी हमें न केवल हमारे बीच बल्कि मेरे मित्र के पिता श्री नारायण के चेहरे पर भी असल खौफ का एहसास होता है। जब मैं बहुत छोटा था, शायद 7 या 8 साल का, हमारे पड़ोस में एक अनोखी घटना घटी। हम मद्रास शहर के दिल में रह रहे थे। यदि आप सोच सकें कि आज के मौजूदा शहर से लगभग 35-36 वर्ष पहले मद्रास कैसा दिखता था, तो हमें हैरानगी होगी। मेरे घर के पास रहने वाले परिवारों में एक से एक जॉइंट परिवार था। मेरा मित्र मनोहरन भी उसी परिवार में रहता था। ये 13 से अधिक लोगों का एक बड़ा परिवार था जिसमें चचेरे भाई, चाची, चाचा, दादी एक ही छत के नीचे रहते थे। हम खूब मौज मस्ती करते थे और मेरे उम्र के लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ खेलते थे। बुजुर्ग लोग आपस में बातचीत करते। उनके परिवार के साथ रहना वाकई मज़ेदार था क्योंकि हमारा परिवार साइज में काफ़ी छोटा था। मेरे दोस्त मनोहरन की चचेरी बहन राजेश्वरी उससे 12 साल बड़ी थी और वो भी हमारे पड़ोस में एक ही परिवार में रहती थी। वो एक साथ भोजन करते थे, एक साथ खेलते और एक साथ जश्न मनाते थे। एक बार राजेश्वरी परिवार के कुछ अफराद के साथ अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए एक गांव में गई थी। जब वो वापस आई तो उसके रवैये में बदलाव आ गया। वो अक्सर मर्द की तरह बर्ताव करने लगी। शुरू में तो हमें इसकी आदत ही नहीं पड़ी।
लेकिन एक दिन जब मैं अपने दोस्त के घर पर था और वो दोपहर का भोजन करने के लिए एक साथ बैठे थे, अचानक राजेश्वरी ने ऊंची और मर्दाना आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है और मैं खाना खाने जा रही हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने उस हाल में रखी सारी चीजें खा ली और हर कोई हैरान रह गया। हम बच्चे बहुत डरे हुए थे। जब मैंने अपने दोस्त मनोहरन से पूछा तो उसने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है। खाना खाने के बाद उसने सिगार मांगा। मनोहरन के पिता ने उसे सिगार दिया और पीने के बाद वो गिर पड़ी। जब वो उठी तो बिल्कुल नॉर्मल थी और बोली कि उसे भूख लग रही है। उस समय तक जो कुछ हुआ था उससे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था और मनोहरन की माँ और उसकी चाचियों ने बाकी लोगों के लिए ताज़ा खाना बनाना शुरू कर दिया था। मुझे निराशा हुई। जब खाना पकाया गया तो उसने हर किसी की तरह खाना खाया और वो हमेशा की तरह नॉर्मल थी। मनोहरन के पिता ने मुझे बताया कि इस पहली घटना के बाद ये 3-4 बार तक जारी रहा। बाद में एहसास हुआ कि लड़की के साथ कुछ हुआ होगा। उन्होंने ये जानने के लिए एक पुजारी को बुलाया कि क्या हुआ था। पुजारी ने बड़ा इंतज़ाम किया और कोलम रखा और राजेश्वरी को उस कोलम में बैठने के लिए कहा। हम इस मंजर को पूरी गंभीरता के साथ देख रहे थे। कुछ देर बाद पुजारी ने राजेश्वरी से सवाल पूछना शुरू कर दिए। पहले 15 मिनट तक उसने ठीक से उत्तर नहीं दिया और अचानक हमें महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई व्यक्ति पुजारी से बात करने लगा है। उसने कहा, मैं मुनीश्वरन हूँ। जब वो कटुपक्कम गांव आई तो उसने सफ़ेद आधी साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और मैं पेड़ पर था और मैं उसके शरीर में प्रवेश करना चाहता था क्योंकि मैं उसकी तरफ मुतवज्जो था और मैं उसके शरीर में प्रवेश किया। हर कोई हैरान था, लेकिन पुजारी ने जारी रखा और पूछा कि क्या ये दूर हो जाएगा। उस पर उसने कहा, हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे मांसाहारी भोजन, शराब और सिगार के साथ दावत देनी चाहिए, फिर मैं चला जाऊंगा। पुजारी ने तुरंत मनोहरन के पिता और राजेश्वरी के पिता को दावत का इंतजाम करने का आदेश दिया। ये एक बड़ी दावत थी जिसमें सभी मांसाहारी चीज़ें, चिकन, मटन के साथ मसालेदार चीज़ें, मुकामी शराब की एक बोतल और सिगार का एक पैकेट शामिल था। हम हैरानी से देख रहे थे और हमें निराशा हुई कि इसने पूरी दावत अकेले ही ख़त्म कर दी और बिना किसी हिचकिचाहट के मुकामी शराब पीना शुरू कर दिया। इसने 2 सिगार पिए और बाद में पुजारी को बताया कि यह मुतमईन है और अलविदा कह दिया। राजेश्वरी गिर गई और 3 साल तक से अधिक समय तक बेहोश रही। जब वो जागी तो उसमें कुछ भी अजीब नहीं था और वो हमेशा की तरह वैसे ही थी। उस दिन से उसका बर्ताव नॉर्मल था और बिना किसी खराबी के। लेकिन उन 15-20 दिनों तक जब वो मुनीश्वरन के कब्जे में थी, हम सचमुच उसके पास जाने से डरते थे। इतना ही नहीं, सारी रस्में होने के बाद भी हमें उनके पास जाने और उनसे बातचीत करने में 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया। हाल ही में मनोहरन, मेरा दोस्त और मैं, हम राजेश्वरी के घर गए। वो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और उसके पोते पोतियाँ भी हैं और हमें पीछे मुड़कर देखने पर डरावनी घटना याद आई।